बनारस बनारस की वो शाम बाकी दिनों जैसी नहीं थी। हवेली के अंदर तूफान उठा था, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश थी। अगर इस घर से निकली, सुन लो कान खोल कर, अगर इस घर से निकली तो फिर लौट कर मत आना। हरि किशन शर्मा की आवाज बिजली की तरह गड़गड़ाहट से भी तेज थी। सामने खड़ी मधु आंखों में बगावत और अपने बैग को कसकर पकड़ चुकी थी। आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, मुझे अपनी जिंदगी की। मैं इस पिंजरे में नहीं रह सकती। दरवाजे पर रोहित इंतजार कर रहा था। मधु ने एक पल घर की चार दीवारी को देखा और फिर पीछे मुड़कर बिना कुछ कहे सीढ़ियां उतर गई। हरिकिशन दरवाजे पर खड़े देखते रहे, लेकिन उनके होठ सिले हुए थे। शायद कोई रोक लेना चाहता था, पर इज्जत का पर्दा हटाने की हिम्मत नहीं थी। कहानी बनारस से सीधा बॉम्बे चली जाती है। करीब 10-12 साल बाद समुद्र किनारे एक छोटी सी चौल यानी कि एक छोटी सी बस्ती, जहाँ लोग बस हमेशा एडजस्टमेंट करके रहते हैं। रोहित और मधु ने प्यार से अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी। 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी सुकून से कट रही थी, लेकिन सुकून ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। एक रात जब मधु ने अपनी छोटी सी अलमारी खोली तो उसका दिल धक से रह गया। अलमारी खाली थी। रोहित, ये तुमने क्या किया? रोहित कमरे के एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा पसीने से भिगा हुआ था। बड़ी बेबसी से बोला, मैं मजबूर था मधु। मधु के अंदर गुस्सा उबल पड़ा था। उस रात मधु ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। असल में 10 साल से जोड़ी एक एक पाई और छोटी मोटी ज्वेलरी सब गायब थी। मुंबई की एक वीरान गली और मधु बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। तभी एक काले रंग की कार उसके सामने आके रुकती है। एक लंबा रोबदार आदमी बाहर निकलता है, काले सूट बूट में, आंखों में गहराई और होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान। और वो मधु से बोलता है, हेल्प चाहिए? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मधु ने सिर उठाकर देखा। ये वही आदमी था जिसका नाम सुनते ही पूरा शहर कांपता था। कुछ लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि गॉडफादर के नाम से जानते थे। मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। मधु की जुबान पर ना हाथ ही ना और उसने बेबसी में अपना सिर हिला दिया। गॉडफादर ने मधु को अपनी एक आलीशान होटल में काम दिया। कुछ ही महीनों में वह होटल की मैनेजर बन गई। पढ़ी लिखी जो थी। पर एक रात गॉडफादर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगे, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया मधु। मधु का दिल तेजी से धड़क उठा और कहने लगी, जी मैं समझी नहीं। गॉडफादर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक आदमी को मेरे लिए ट्रैक करना होगा। जैसे सांस ले रही थी उसने अपनी सांसें रोक ली और रुकी सांसों से उसने पूछा, कौन? गॉडफादर ने बोला, रोहित। रोहित सुनकर मधु एकदम स्टैच्यू हो गई। मधु ने किसी तरह से रोहित को ढूंढ लिया। वह शराब के नशे में धुत मिला। रोहित मधु को बोलता, मधु गॉडफादर तुम्हारी इसलिए मदद नहीं करा कि वो तुमसे कोई हमदर्दी रखता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मधु पूछती, तो फिर क्या बात है? क्योंकि वो तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त है। ये बात सुनते मधु के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। अपनी गाड़ी निकालती और तेजी से गॉडफादर के पास पहुंचती है और उनसे एक सवाल करती है, सर आपने आखिर मेरी मदद क्यों की? गॉडफादर धीरे से एक पुराना खत उसके ऊपर बढ़ाता है। मधु खत खोलती है। खत कुछ इस तरह से था, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम कभी मुसीबत में हो तो मेरे दोस्त से मदद मांगना। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें अपने पास ना रखने की मेरी मजबूरी है, सामाजिक मजबूरी, क्योंकि तुमने उस समाज के लड़के से शादी की जिससे मैं संबंध नहीं रखता था, तुम्हारा पिता। मधु की आंख में आंसू थे। गॉडफादर ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारे पिता ने तुमसे कभी नफरत नहीं की मधु। उन्होंने बस तुम्हें आजादी दी थी और जब तुम गिरी तो उन्होंने तुम्हें संभालने के लिए मुझे भेजा। मधु ने अपनी आंखें पहुंची और धीरे से कहा, अब मैं क्या करूं? गॉडफादर मुस्कुराए और बोले, अपने बच्चों के लिए नई जिंदगी बनाओ, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाओ। मधु ने एक आखिरी सवाल पूछा गॉडफादर से कि मेरे पिता कहाँ हैं? गॉडफादर ने कहा कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे और सच ये है कि वो एक मिडिल क्लास सामाजिक व्यक्ति की पूरा गैंग चलाते थे। मैं उनका राइट हैंड था और उन्होंने सब मेरे नाम कर दिया, पर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मधु। तो मैं समझता हूँ कि गॉडफादर की विरासत, ये पैसा जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई, ये सब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है। मधु ने उसी दिन अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। जब वो गाड़ी चला रही थी तो एक तरफ समुद्र की लहरें तेजी तेजी से किनारे की तरफ आ रही थी और इशारा कर रही थी कि पिता ने छुपकर जो ये विरासत बताई है, कहीं ना कहीं इसमें 2 नंबर की कमाई है। ये विरासत मैं अपने बच्चों को कभी नहीं दूंगी। दूसरे शहर में जाकर एक नई जिंदगी बसाऊंगी। तभी अचानक मधु को ख्याल आता है कि आखिर गॉडफादर ने ये बात बताने के लिए मुझे रोहित के पास ही क्यों भेजा? रोहित को ढूंढने के लिए क्यों बोला? ये बात तो वो खुद भी बता सकते थे। वो गाड़ी फुल स्पीड में एक साइड में जाकर रोकती है और गॉडफादर को फोन लगा दी है और पूछती है कि
रोहित को ढूंढने के लिए आपने मुझसे क्यों कहा? ये काम तो आपके बाएं हाथ का था। गॉडफादर बताते कि असल में रोहित तुम्हारे पिता के लिए काम करता था और वो जानते थे कि रोहित को ड्रग्स की नशे की काफी लत है। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी उनसे हो, लेकिन वो उस समय बहुत बेबस थे। हालांकि ये बात उस वक्त रोहित नहीं जानता था, बल्कि आज तक नहीं जानता। हमारे गैंग का असली गॉडफादर तुम्हारे पिता थे। और कहना गया तुम्हारे पिता के मन में ये बात थी कि रोहित कैसा भी है आखिरकार तोड़ने के लिए काम रहा है। जब उन्हें रियलाइज हुआ तो उन्होंने चाहा कि रोहित और तुम उनकी विरासत को संभालो, क्योंकि रोहित अंडरवर्ल्ड की कुछ नियम जानता है और तुम असली वारिस हो। तुम इस काम को संभालो। मधु गॉडफादर से रिक्वेस्ट करती है कि गॉडफादर आपसे एक विनती है, प्लीज आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ना ही रोहित को बताना कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती किसी भी अंडरवर्ल्ड की विरासत का हिस्सा मेरे बच्चे बने। भले ही मैं एक अंडरवर्ल्ड के डॉन की बेटी हूँ और मेरे बच्चों का पिता भी अंडरवर्ल्ड से संबंधित है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को मैं इसके भनक नहीं लगने दूंगी। और रही बात विरासत की, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और प्लीज मुझे आगे से कोई कांटेक्ट मत करना। थैंक यू जो भी आपने मेरे लिए किया।